विद्या ददाति विनयम, कि मुझे बस विद्या दान करनी है, मुझे अपने पास तो रखनी ही नहीं है। मैंने जो कुछ समेटा है, जो कुछ अध्ययन किया है अभी तक, वो मैं अपने युवाओं को दे सकूं। मेरा हमेशा से मानना रहा कि शिक्षा कभी भी ज्योग्राफी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। सुरेखा डंगवाल एज ए वीसी और सुरेखा डंगवाल एज ए टीचर, आपको कौन सा रोल ज़्यादा पसंद है? मुझे एज ए टीचर का रोल ज़्यादा पसंद है। हर शिक्षक की ज़िंदगी में ये पल आते हैं जब कोई आपको अपना आइडियल मान लेता है। अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, ये शिक्षकों को बताना है। अगर आप शिक्षक हैं तो पैशन तो नहीं छोड़ना चाहिए अपना, क्योंकि ये पैशनेट जो लोग थे, चाणक्य से लेकर और एक लंबी परंपरा शिक्षकों की है, वो पैशन से ही, वो कहते हैं कि जो संघार है और सृजन है वो शिक्षक की गोद में पलता है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे तौसीफ, और मैं हूं आरजे रोशनी। जी रोशनी, आज हम अपने श्रोताओं को ऐसी महान हस्ती से मिलवाने वाले हैं जो बेहद ख़ास हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान है। हम जानते ही हैं भारत में गुरु का क्या महत्व होता है। ऐसे में मुझे कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ याद आती हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैम की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो मैम दून विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हैं, और इसी के साथ साथ मैम HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के साथ साथ अन्य यूरोपीय भाषाओं की विभागाध्यक्ष भी रही हैं। इतना ही नहीं, मैम ने जर्मनी की प्रतिष्ठित डैड फेलोशिप भी प्राप्त की है। साथ ही मैम का एजुकेशन के फील्ड में 34 वर्षों का अनुभव भी है। और इसी के साथ साथ मैम को 2022 में सर्वश्रेष्ठ वाइस चांसलर के अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल मैम की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। धन्यवाद। मैम, हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे बीच आई। थैंक यू सो मच तौफीक जी। तो मैम, अपने कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं। मैम, अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आप दून यूनिवर्सिटी में वीसी हैं, तो वीसी के तौर पे आपके क्या कार्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जो कुलपति का दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा है। और जब आप एक शिक्षक के रूप में इस पद पे आते हैं तो आपको इन दोनों क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप एक एकेडमिक लीडरशिप में हैं। आप यहाँ पे एब्सल्यूटली ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हैं, और ना ही आप इसमें प्योरली एकेडमिक्स में हैं कि आपको पता ही ना लगे कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं, और नॉट ओनली दैट, आप टॉप पोजीशन में, और आपको उस इंस्टीट्यूशन को कहाँ ले जाना है, उनमें क्या करिकुलम होगा, उनमें क्या शोध होगा, बच्चों के लिए नए कौन से कोर्सेज होंगे जो 21st सेंचुरी में वाइबल कोर्सेज होंगे, एम्प्लॉयबल कोर्सेज होंगे, उनके बारे में भी आपने सोचना है। और पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक कैसे रहेगा, आप इसको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से सोचें कि आप सबको डांट के रखेंगे, सबसे आप काम करवा लेंगे, ये संभव नहीं है। एकेडमिक लीडरशिप एक एंटायरली डिफरेंट मुझे लगता है टेंजेंट है, जिसमें आपको बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप देश के युवा नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं, आप देश के युवा लोगों से बात कर रहे हैं, और उसमें हमारी बेटियां भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, कैसे वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे और आने वाले भविष्य का नेतृत्व करेंगे, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो मुझे लगता है कि कुलपति के रूप में मुझे जो एक्सपीरियंस है, 4.5 साल मुझे हो गए हैं, और एक टर्म पूरा करने के बाद राज्य सरकार ने मुझे, माननीय कुलाधिपति चांसलर ने दूसरा टर्म दिया है। कुछ ऐसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट थे जिनको मुझे लगा कि इनको पूरा करने के लिए अभी और वक्त चाहिए। तो ये एक अलग सा अनुभव है। एक प्योरली आप शिक्षक हैं,
उसका, और एक आप वाइस चांसलर हैं उसका, और दोनों का मिला जुला है। एक को चलाने के लिए आपको दूसरा किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करना है कि आप एकेडमिक्स को नहीं समझें। इसलिए वाइस चांसलर के लिए कहीं ये नहीं लिखा है कि IAS लोग भी वाइस चांसलर बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, लेकिन एक्ट में प्रोविज़न शिक्षाविद का ही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ और उससे पहले भी, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, बहुत ऐसे पूरे देश में विश्वविद्यालय, BHU है, जो कि आज़ादी के पहले से इस्टेब्लिश हैं, और उनके जो एक्ट हैं वो इसी तरीके से बने हैं कि जो एकेडमिक लीडरशिप है, जो अकादमिक नेतृत्व है, वो इन दोनों का संगम होना चाहिए। और उस हिसाब से, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 में एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा और वो पूरी दुनिया को लीड करेगा, वो उसका रास्ता संस्थानों से होके जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, जैसा कि मैम आपने बताया कि दोनों को में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, एक शिक्षक के तौर पे भी और एक कुलपति के तौर पे भी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा अगला सवाल है कि आप VC भी रही हैं, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जब आप थीं तो आप HOD भी रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। तो दोनों में से ज़्यादा चैलेंजेस आपको किस में आए? निश्चित रूप से कुलपति का पद काफ़ी चुनौतियों से भरा है कि यदि आपके प्रेमाइसिस में कुछ भी होता है, अच्छा होता है, तो क्रेडिट भी कुलपति को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यदि कभी कोई, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, युवाओं से हमारा संवाद है लगातार, और युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वही विश्वविद्यालय के सामने भी चुनौतियां हैं। बहुत ज़्यादा आजकल फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ को, उसके वेलबींग को, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यदि कभी कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटती है और या हम एकेडमिक्स में ठीक नहीं कर पाते, या जब हमारी असेसमेंट एजेंसीज आके हमको एक्रेडिट करती हैं और हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं यदि, तो वो डिस्क्रेडिट भी कुलपति को जाता है। तो आप सोली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कलेक्टिव लीडरशिप भी अपने के लिए पैदा करनी है थ्रू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, थ्रू डीन ऑफ द स्कूल्स। आपके पास चीफ प्रॉक्टर हैं, आप पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर होते हैं, आपको हॉस्टल्स देखने, करीब 750-800 बच्चे दून विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और उनके भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हैं। क्या हम एम्प्लॉयबल कोर्सेज चला रहे हैं, क्या रोजगारोन्मुख कोर्सेज चला रहे हैं, या हम केवल क्लासेस की बाउंड्रीज तक सीमित हैं कि मैंने क्लास ले ली तो मेरा काम पूरा हो गया, क्या हम यहाँ तक सीमित तो नहीं है। तो उसके लिए आपको अभी AI भी देखना है, जैसे आप लोग यहाँ से ये RJ का कोर्स कर रहे हैं, और उसके बाद इतनी अच्छी हमारी चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है, ये आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोल रहा है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट हैं उसमें मास कम्युनिकेशन भी है, लेकिन क्या हम उन सर्टिफिकेट कोर्सेज को या डिप्लोमा को या डिग्री कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड बच्चों को आगे रास्ता खोल पाएंगे। क्योंकि पूरा मीडिया का स्वरूप बदल गया, सोशल मीडिया आ गया, इसमें इतना जो एक हम कहते हैं हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं, जहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जहाँ पे हमारी मेमोरी बिल्कुल ब्लर्ड हो गई। सुबह कोई कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। एक बार वो समय था जब हम समाचार सुनने के लिए रेडियो के आगे बैठते थे कि ये आकाशवाणी है, जी। और हमें वो समाचार लगभग याद होते थे दूसरे दिन तक। स्कूल्स के करिकुलम में होता था कि एक बच्चे को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो सारी हेडलाइंस को सुनाएगा, तो हम सब लोग उसके कारण समाचारों को अपने दिमाग में रिटेन कर पाते थे। आज वो समय नहीं है। तो अगर समय बदला है तो क्या मीडिया का रोजगार खत्म हो गया? नहीं, हमको समय के साथ चलना है। तो कुलपति, जैसा आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी अपने छात्रों तक है, और मैं कभी भी ये नहीं मानती थी, और मेरा रूटीन भी ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं ना समझूँ कि दूसरे डिपार्टमेंट में बच्चे क्या सोच रहे हैं। वो भी अगर मेरे पास आके शाम को बैठते थे तो मैं उनसे भी बात करती थी, और यही शायद कारण था
कि मुझे HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली मैं महिला रही जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर का जिम्मेदारी मुझे दी गई, जिसमें आपको पूरे विश्वविद्यालय के बच्चों को देखना है। तो मैंने युवाओं को बहुत ज़्यादा संवाद किए हैं, युवाओं के साथ करीब से देखा है। और मैं ये समझती हूँ कि जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वो हमारे लिए रुकेगा नहीं यदि हमने अपने बच्चों को वहाँ चलना नहीं सिखाया, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं की। और मैं हमेशा मानती हूँ, जैसा आपके शिक्षकों से भी मेरी वार्ता हो रही थी, कि यदि कोई इंस्टीट्यूशन हमसे अधिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेधा, स्टूडेंट के रूप में भी मेधा हो सकता है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मेधा, उनमें से कुछ की मेधा बहुत अच्छी हो, तो क्या हम उनका उपयोग दून विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको ये स्पेशल, जैसे आप आरजे का कोर्स कर रहे हैं, हमारे पास वो कोर्स नहीं है, क्या उसका एक्सपोजर इस संस्थान से किया जा सकता है या नहीं, एंड वाइस वर्सा। जो चीज़ वहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो क्या यहाँ के बच्चों को हम अपने डिपार्टमेंट में लाके, ये NEP में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मैंडेट है कि फैसिलिटी का क्लस्टर उपयोग, कोलैबोरेटिव उपयोग, जितनी फैसिलिटी हैं अल्टीमेटली पब्लिक फंडेड संस्थान है हमारा ये भी और दून विश्वविद्यालय भी। तो पब्लिक का जो पैसा लगा है वो हमारा इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता कि ये केवल बाउंड्रीज़ को शट कर दिया जाए, दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। ये समय ये आ गया है शिक्षा के क्षेत्र में कि हम दरवाज़ों को खोलें। इसलिए जब आप लोगों का पत्र मेरे पास आया तो मैं उसके लिए बहुत ही उत्साहित थी कि मैं आपसे संवाद करूंगी, वार्ता करूंगी, कुछ नई चीज़ें मुझे समझने को मिलेंगी और मैं समझ पाऊंगी कि युवाओं में, और जिन युवाओं के आगे एक फिज़िकल चैलेंज है, उनकी इंक्लूसिविटी दून विश्वविद्यालय में कैसे हो पाए, शिक्षा को इंक्लूसिव कैसे किया जाए। मैं इससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकती। ये जिम्मेदारी केवल इस राष्ट्रीय संस्थान की है कि जो हमारे बच्चों को, जिनके फिज़िकल चैलेंज है, जिनके सामने एक बड़ी चुनौती है, उनके लिए दून विश्वविद्यालय को कैसे इंक्लूसिव किया जाए। क्योंकि मेरा अपना मानना है और NEP भी यही कहती है कि ये सारे हमारे ही बच्चे हैं। आई एम नॉट लिमिटेड टू ओनली द 3000 स्टूडेंट्स ऑफ दून यूनिवर्सिटी। मुझे उसके बाहर आने का मौका मिला, आपसे संवाद करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से यदि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हूँ और युवाओं को जानने की हर पल मुझे कोशिश रहती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुलपति का पद आपको वो मौका भी देता है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर पाते हैं। आप निर्णय लेने के एक सेंटर में खड़े हैं और आप निर्णय ले सकते हैं अपने संस्थान के लिए, और संस्थान की आउटरीच कहाँ तक होनी चाहिए उसके लिए आप निर्णय ले सकते हैं। और एक शिक्षक के रूप में निश्चित रूप से शिक्षक जीवन भर शिक्षक ही रहता है। कुलपति के रूप में भी मुझे जब जब बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है अपने विषय में, मैं उनके बीच में जाती हूँ, वो क्या शोध कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी रिसर्च की सिनॉप्सिस बना रहे हैं, कैसे रिसर्च कर रहे हैं, ये मेरे लिए हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है दून विश्वविद्यालय के अंदर। तो उस पार्ट को मैं खोना नहीं चाहती, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक शिक्षक हूँ। लेकिन जो कुलपति का पद है उसको भी मैं एक बहुत ही अच्छे और सकारात्मक सोच के साथ चलाना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुछ डिसीजन लेने की आपको ऑटोनॉमी है, तो उसका जितना उपयोग युवाओं के फ्यूचर के लिए मैं कर पाती हूँ, मेरी कोशिश रहती है मैं कर सकूँ। जी मैम, हम भी बेहद उत्सुक थे जब हमें ये पता चला कि आप हमसे मिलने आ रही हैं, और हमने भी यही सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जैसे मैम आपने बात करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और फिर उसमें स्किल्स की, एम्प्लॉयबिलिटी की, और साथ ही साथ एक्सपोजर की, तो अगर हम देखें तो पहले की जो शिक्षा पद्धति थी और आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या अंतर है, जबकि आज जैसे आपने जिक्र किया था कि AI का भी इंक्लूजन हुआ है, और ख़ास करके अगर हम इसको AI की बात करें तो आजकल बच्चे शॉर्टकट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा मैम? ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये मानना है, अगर आप मुझे पूछें पहले शिक्षा में अब क्या अंतर है, तो मॉरली मैं कहूँ
इसमें मैं वर्तमान शिक्षा को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे शुरुआती शिक्षा जिसमें शायद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, वो एक पैशन था शिक्षक के ऊपर। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षक को कितनी सैलरी मिलती थी, 40 रुपये, 42 रुपये। और किसी ने कहा, जो मैं इससे पहले एक मीटिंग में थी, उन्होंने कहा कि मेरे पिता को 350 रुपये 1947 में मिलते थे। तो वो निश्चित रूप से कोई बड़ी पोजीशन रही होगी 347 रुपये मिलना, क्योंकि 100 रुपये जिनकी पार कर जाती थी सैलरी, वो एक अच्छी पोजीशन मानी जाती थी। तो उस समय जब टीचर को, बहुत सारे ऐसे जोक्स हैं जो टीचर के ऊपर बने हैं कि टीचर को रोजगार माना ही नहीं जाता था, कि टीचर कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है। जो आपने शुरू में बड़ा अच्छा बोला था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, वो वाला जो पैशन था कि मुझे शिक्षा केवल इसलिए देनी है, विद्या ददाति विनयम, कि मुझे बस विद्या दान करनी है, मुझे अपने पास तो रखनी ही नहीं है। मैंने जो कुछ समेटा है, जो कुछ अध्ययन किया है अभी तक, वो मैं अपने युवाओं को दे सकूं। तो वो एक पैशन था। उसके बाद हम तक आते आते ये एक जॉब बन गया। ये एक जॉब बन गया जिसका कि मेरी आर्थिक, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ। मेरा परिवार मेरे वेतन से चलता है। तो मुझे उसके बाद ये जॉब आने लगा और ये महसूस किया जाने लगा, जो 6वां वेतन कमीशन आया था, पे कमीशन, उसमें महसूस किया जाने लगा कि जो मेधावी लोग हैं वो शिक्षक नहीं बन रहे हैं, वो कॉरपोरेट में जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है। और शिक्षा का वेतन का जो बिल्कुल रिवैम्पिंग हुई, जो समझ लीजिए एक सी चेंज आया, वो 6वें पे कमीशन के बाद आया। उसके बाद अब बच्चे अपनी चॉइस से टीचर भी बन रहे हैं, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल आपको सैलरी मिलती है और आपकी फैमिली अच्छे से उसमें चल सकती है। तो ये जॉब का टाइम था। अब ये जो तीसरा फेज जिसके बारे में आपने कहा कि आज क्या अंतर है, आज आपने देखा कि हम तो दोनों लोग एक सरकारी संस्थान के लोग बातचीत कर रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं और मैं जो जवाब दे रही हूँ। लेकिन आज शिक्षा का पूरी तरीके से एक व्यावसायीकरण है, और वो आज की अब वो व्यवसाय बन गया। पैशन, जॉब और व्यवसाय, इन 3 चरणों में अगर हम शिक्षा को देखें तो उसके हिसाब से शिक्षा पे रैपिड चेंज आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट एजुकेशन पूरी तरीके से ख़राब है, लेकिन हाँ, वो विद्यार्थी की फ़ीस पे डिपेंड करती है। उनकी सुविधाएं, उनके टीचर्स की सैलरी, उनका पूरा इकोसिस्टम बच्चे की फ़ीस पे डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से वो एक व्यवसाय की तरह भी चलता है। बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसको पूरे, आपने देखा जितनी आईवी लीग यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं अगर आप पे कम से कम मिनिमम 1 करोड़ रुपया फ़ीस देना है। आपको मेधावी होना भी उनकी आवश्यकता है, लेकिन फ़ीस देना भी एक बड़ी आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग चेयर होती हैं, बड़े बड़े लोग उस चेयर को फंड करते हैं, और इस तरीके से वो बड़े विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। लेकिन अब अगर हम ये आए कि चेंज क्या हुआ, सबसे बड़ा चेंज, ये तो मैंने शिक्षक के लिए बताया, चेंज ये हुआ कि क्लासरूम की बाउंड्रीज ब्लर्ड होने लगी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसको आप एक क्लासरूम समझ लीजिए, या आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो क्लासरूम शिफ्ट कहाँ से हो गया? जो ट्रेडिशनल क्लासरूम था जिसमें एक ब्लैक बोर्ड होता था और बच्चे बैठे होते थे, वो क्लासरूम ऐसा आ गया। हो सकता है हम इस सेटिंग को कहीं और भी बना लें, अगली बार किसी और सेटिंग में भी हम ये बातचीत कर पाएँ। तो क्लासरूम बिल्कुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस हो गया, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको एक पॉजिटिव कदम मानती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा कि शिक्षा कभी भी ज्योग्राफी की मोहताज नहीं होनी चाहिए, कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, दून विश्वविद्यालय केदारपुरम में स्थित है, वहाँ एक गेट है, आप उसके अंदर आइए, आपको एजुकेशन मिलेगी। मुझे लगता है जब वो बच्चा बाहर जाता है और बाहर जाके वो जो उस ढाबे वाले को देखता है, जो उसके खाना बनाने के स्टाइल को देखता है, जो उसकी स्किल को देखता है, वो उससे भी सीखता है। तो मैं क्लेम करूं कि मैं एक प्रोफेसर हूं और मैं ही उसे सिखा पा रही हूं। मैं उसे क्या सिखा पा रही हूं? अगर मैंने उसे लाइफ स्किल्स ही नहीं सिखाई, अगर मैंने उसे जीने का ढंग ही नहीं सिखाया, अगर मैंने उसे नागरिक कर्तव्यों के बारे में ही नहीं बताया कि वो एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है, तो मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ। और वो
मैं क्लासरूम में नहीं बता सकती। वो जब बच्चा फील्ड में उतरता है तो वो लोगों से जब दो चार होता है तो वो छोटे छोटे जो एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं वो ये समझता है कि ये हार्ड रियलिटी है, उसको उसे फेस करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सीखता है। तो जो ये NEP है, ये NEP आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है। और ये जो हमारा पुरातन, आपने देखा होगा, इसका एक पार्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा, NEP का। और वो भारतीय ज्ञान परंपरा, मैं हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी की इस लाइन को याद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जब लॉन्च की थी NEP तो उन्होंने कहा था कि ये जड़ से जगत तक की यात्रा कराएगी। तो जड़ तो बहुत ही ज़रूरी है, हमें रूटेड होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस दोहे के साथ शुरू किया, वो रूट है। उसके बाद आपका मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि आप मुझे किस स्थान पे रख रहे हैं। आपने वो रूट से एग्जाम्पल लिया तो मैं समझ गई कि मेरा प्लेस आप मुझे किस तरीके से ले रहे हैं। आप मुझे फ्रेंडली भी ले रहे हैं, आप मुझे गुरु भी मान रहे हैं, और आप गुरु और गोविंद में जो अंतर बताया गया था या जो विशेषता बताई गई थी उसके साथ आपने शुरू किया। उनका कहना है कि हमें जड़ तो पकड़नी है, बिना जड़ के आप अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकते। और आपने अभी देखा होगा जो शुक्ला अपने अंतरिक्ष यात्री बने, आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल पूजा पाठ के साथ उनको भेजा गया। जब वो आए तब भी उनकी आरती उतारी गई। और जो जिस धर्म को मानता है वो उसके ब्लेसिंग्स के साथ अंतरिक्ष में जा रहा है। और जब हमारा चंद्रयान 3 की यात्रा हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस स्थल का नाम, जो साउथ पोल है, शिव शक्ति स्थल होगा। तो अब आप देखिए, जड़ से और जगत तक की यात्रा, वही जगत है, अंतरिक्षी जगत है। अगर हमारे बच्चे अंतरिक्ष पहुंच रहे तो उनकी यात्रा आप समझ सकते हैं कहाँ से शुरू हुई है। और टेक्नोलॉजी का इतना बम्बार्डमेंट है कि टेक्नोलॉजी ने तो अभी क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। और उस टेक्नोलॉजी के सहारे हम आगे तक पहुंचेंगे। जो आपने AI के बारे में पूछा कि बच्चे AI का इतना यूज़ कर रहे हैं तो उनकी क्रिएटिविटी, उनका इनोवेशन और उन्होंने जो इनपुट अपने देने, उस चैलेंज को हम कैसे देख रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि जो AI है वो रिप्लेसमेंट नहीं करेगा। जो लोगों को ये डर है कि AI हम सबकी नौकरी खा जाएगा, रिप्लेसमेंट कर देगा, और मुझे नहीं लगता कि रोशनी और तौफीक जो मेरे सामने बैठे हैं इनका रिप्लेसमेंट AI करेगा। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि AI को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये डरूं कि क्योंकि AI मेरा रिप्लेसमेंट करेगा तो मैं AI को समझूं ही ना। हमें अपने संस्थानों में AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग, सबकी व्यवस्थाएं करनी है। हम उस ओर कार्य भी कर रहे हैं। तो वो इसलिए करनी है कि आज आप देखिए, जब कंप्यूटर आया था लोगों ने कहा था सारी नौकरियां खा देगा और भारत जैसे देश के लिए कंप्यूटर ठीक नहीं है। क्या आज आप इमेजिन कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के अपनी लाइफ, अपना इंस्टीट्यूशन, अपनी क्लासेस, अपना बिना इंटरनेट के क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? यही AI के साथ होने वाला है। आज हम सारे लोग अपने iPad, अपने लैपटॉप, अपने ये हाथ में लेके चलते हैं, और अगर नहीं है तो हमें लगता कुछ छूट गया, हमारा सारी पर्सनालिटी उस पर डिपेंड होने लगी। लेकिन हम हैं। आपने मेरे फ़ोन को नहीं बुलाया है यहाँ पे, मुझे बुलाया है, इन पर्सन बुलाया, और मैं आपके साथ बैठी हूँ। यही सब होने वाला है। आप मेरा ऑनलाइन भी ले सकते थे इंटरव्यू, वो भी शायद इतना ही वाइबल होता या ना होता, लेकिन आपने ये नहीं सोचा क्योंकि आपको लगा कि इन पर्सन जो हमारा संवाद होगा वो ही इफ़ेक्टिव होगा। तो AI को जानने के लिए, AI को समझने के लिए हमको उसमें जो मास्टरी है वो तो हासिल करनी है, लेकिन इस दुनिया का जो सॉल्यूशन है, जो एडवांसमेंट है, उसका जो सॉल्यूशन है, जो 50 साल बाद की दुनिया में कुछ देख पाती हूँ, उसका जो सॉल्यूशन है वो निश्चित रूप से इंक्लूसिविटी पे है, वो संवेदनाओं पे है, वो भावनाओं पे है, वो वसुधैव कुटुंबकम में है। उसका AI आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि AI उतना ही जानेगा। अगर आप ये जो हम संवाद कर रहे हैं, इसको लोगों ने ऐसे ऐसे ऐप डाउनलोड किए हैं। अभी हम एक कार्यक्रम में थे तो वो साइट से स्टोरी बनाता जा रहा था। तो मुझे जो व्यक्ति वहाँ पे बैठे थे उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी है, आपका और हमारा पैनल डिस्कशन चल रहा है और ये इसने एक स्टोरी बना दी है।
मेरा भी नाम लिखा है, उनका भी नाम लिखा है और वो स्टोरी बना रहा है। लेकिन मैंने ये नोट किया उसके कंटेंट को पढ़ के कि वो स्टोरी उतनी ही बना रहा है जितना हम बोल रहे हैं। वो स्टोरी उसकी बिल्कुल नहीं बना रहा है जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दी आपसे संवाद करने की, जी। इसको यूज़ करते हुए मैं आपसे और क्या क्या बातें कर सकती हूँ कि क्या और कुछ हो रहा है या क्या और कुछ होने वाला है। तो जो मेरे युवा साथी हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, वो इस बात से, ये निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व के लिए टेक्नोलॉजी एक सहारा बनेगी, एक बहुत ही अच्छा काम टेक्नोलॉजी करेगी। आप ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे हमारे युवा, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस कर देगी ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मानव निर्मित है और मानव के जो दिमाग है, उसकी जो गहराइयाँ हैं और उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसका जो हमारा आपस में एक टच है पर्सन टू पर्सन, उसका रिप्लेसमेंट नहीं करेगी। और हम विद इन अ ईयर, एआई, अभी कल जियो ने घोषणा करी थी कि उनका एआई सब घर पहुंचेगा, सब युवाओं के हाथ में होगा। तो वो भी ऐसे ही होगा जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में एक व्यवस्था है कि हमारे पास एआई डाउनलोडेड है और हम उससे काम कर रहे हैं। संस्थानों को ये ज़रूर करना चाहिए कि एआई के लिए जो हमारा एक टर्निटन जो प्लेजरिज्म लेता है, उसी में उन्होंने, जब वो हमें इस साल के लिए उसे रिन्यू कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर को, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप इसमें थोड़ा सा और अपग्रेडेड मॉडल ले लीजिए, वो चैट जीपीटी और इसको भी पकड़ लेता है। तो मैंने देखा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा वो इतना रेलिवेंट था कि युवा वाकई चैट जीपीटी में डाल के और सारी चीज़ों को बहुत सरलता से डाउनलोड कर पा रहे हैं, अपने असाइनमेंट जमा कर पा रहे हैं। तो जो टर्निटन का ये वाला सॉफ्टवेयर का मॉडल लिया हमने, जो हमारे लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी का स्टाफ चलाता है और सारी डेजर्टेशन अंडर ग्रेजुएट की भी, पोस्ट ग्रेजुएट की पहले वहाँ जाती हैं, तो वो बिल्कुल उसमें बता देता है कि 90% ये प्लेजराइज्ड है। तो शिक्षक पे डिपेंड है कि वो अपने सामने यदि एक पेज भी लिखाता है, यदि हमको अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन रखना है, तो हमको भाषाओं को अदर देन चैट जीपीटी जिंदा रखना पड़ेगा। और क्योंकि भाषाएं भी संवेदना और संस्कृति से ही आगे बढ़ती हैं और भाषाओं में शब्द शामिल होते रहते हैं, जैसे समुद्र में नदियाँ शामिल होती रहती हैं, ऐसे ही भाषाओं के समुद्र में कई नदियाँ अपने अपने समय में विसर्जित होती रहती हैं। तो उस तरीके से भाषाओं के संसार को भी जिंदा रखना है, संवेदनाओं को जिंदा रखना है, जो हमारी आपस में एक इंक्लूसिविटी है उसको ज़िंदा रखना है। तो एआई हमारा साथी बनेगा, फ्रेंड बनेगा, रिप्लेसमेंट नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैम, जैसे कि आज का जो यूथ है या फिर बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अपने रील्स बनाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, और जो सोशल मीडिया पर जो ग्लैमरस लाइफ दिखाई जा रही है उसके पीछे उन्हें इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए। पर ये किस हद तक सही है कि लोग एजुकेशन को इस बारे में, मतलब एजुकेशन जो है उसको वरीयता ही नहीं दे रहे, तवज्जो ही नहीं दे रहे? ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने कहा कि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उसकी कीमती धरोहर होती है। शिक्षक कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि हम इतने, आप जैसे मेरी तो आप तीसरी पीढ़ी हैं, उनसे संवाद करते हैं तो हमें लगता है कि अभी हम जवान ही हैं, बात कर रहे हैं, और आपकी जो समस्याएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, जब हम कभी उनसे संवाद करते हैं तो वो इस बात को रखते हैं जो प्रश्न आपका है, और ये बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है कि सोशल मीडिया का यूज़ भी कहाँ तक, और जो रील बनाने का एक ग्लैमरस हर बच्चे के दिमाग में रहता है, वो कहाँ तक, उनका टैलेंट कितना एक्सप्रेस और उसको कितना बताया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसका उपयोग डिसिप्लिन तरीके से करना चाहिए। ये एक आभासी दुनिया है, और आभासी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि वो स्ट्रगल नहीं दिखाता है, वो सीधे अल्टीमेट प्रोडक्ट को दिखाता है। वो विराट कोहली और अनुष्का और उनके बच्चे और उनका एक अच्छा जीवन, लंदन में वो कैसे सेटल्ड हुए हैं, वो तो दिखाता है, लेकिन विराट कोहली के बनने की कहानी वो नहीं दिखाता, स्ट्रगल वो नहीं दिखाता। वो एक मार्केट फोर्स है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। और वो एक, मैं आपको बहुत ही बात ऐसी शेयर करूँगी कि जो युवाओं से संवाद के बाद ही आई। बच्चों में, जो मैंने शुरू में बताया, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है युवा में, और वो डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एकम्प्लिशमेंट। उनको किसी चीज़ का ये लगता ही नहीं है हमने एकम्प्लिश किया है।
जैसे आज ये इंटरव्यू हो रहा है, आपको ये लगना चाहिए कि आपने इंटरव्यू लिया, एंड यू शुड फील एट द एंड ऑफ द डे, यू शुड फील समथिंग पॉजिटिव कि मैंने ये लिया, केवल काम चलाऊ नहीं लिया था, मैंने क्वालिटी को मेंटेन किया था। मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूर लगेगा कि आज मैंने आपसे संवाद किया, आपको समय दिया और मेरे समय का बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ। ये जो फीलिंग है ये आपको मोटिवेटेड रखती है, और ये कल मैं क्या काम करने वाली हूँ रविवार को, उसके लिए मुझे मोटिवेशन देती रहेगी। ये जो सेंस है ये ख़त्म हो गया आज के बच्चों पे। एक हमारे किसी बच्चे का, बेटे का केस आया था, तो मुझे उसे रेफ़र ये किया गया कि मैं उससे मिलूं और उसको बताऊं कि कुछ उसकी काउंसलिंग करूं। काउंसलिंग उसकी हो चुकी थी। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि तुमने मेडल जीता है। उसने एक स्पोर्ट्स के इवेंट में मेडल जीता था। मैं बार बार उससे जब बात कर रही थी तो मैं उस मेडल की, क्योंकि जब वो मेडल लेके आया था तो वो मेरे पास आया था एक फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो उन्होंने काउंसलिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इसको एक फ़ोटो मिला है, एक मेडल मिला है। तो आई आस्क्ड हिम, यू गॉट मेडल, यू हैव डन सच अ गुड। तो उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल निर्विकार था, उसमें कोई भाव नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। और जब मैंने कहा कि डोंट यू फील इट्स ग्रेट कि तुम मिला, उसने कहा नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने कहा बड़ी बात किस में है? उसने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात ही है, तो सभी करते हैं। मैंने कहा सब नहीं करते, सब लोगों को मेडल नहीं मिल रहा है। तो मेरे को उसको ये बताने में, जो उसको स्वाभाविक होना चाहिए था, इतना वक्त लग रहा था कि ही हैज़ अचीव्ड समथिंग। ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये ख़त्म हो गया बच्चों पे। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों के ज़माने में क्रिकेटर की फ़ोटो काट के और अभिनेता अभिनेत्रियों की फ़ोटो काट के लोग अपने कमरे में सजाया करते थे, वो तो रात दिन उनके साथ है। वो हर पल एक बटन पे सब कुछ देख रहा है। तो उसे लगता है कि ये भी कोई इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, मैं तो रोज़ ही मिल रहा हूँ। और वो आभासी मिलन है जिसको वो रियलिटी समझ गया। तो उसके साथ जो सबसे बड़ी, आपने छोटे बच्चों को अगर आपने देखा होगा किसी भी घर में, वो कहते हैं माँ को परेशान करते हैं, हमको कुछ दो, हम बोर हो रहे हैं। और माँ उन्हें खेल में नहीं लगा पाती है। आउटडोर खेल ख़त्म हो गए। और उतनी बार आपने माँओं को देखा होगा स्टोर में जाती हैं, किसी दुकान में जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, पिक्चर सिनेमा हॉल में जा रही हैं, और बच्चे का मन ही नहीं लग रहा सिनेमा, वो फोकस ही नहीं है, तो वो अपना मोबाइल पकड़ा देती हैं कि तब तक आप मोबाइल देखो, कि कम से कम बच्चा ऐसी जगह में परेशान ना करे। किसी मॉल में जा रही हैं, वो अपना ख़रीदारी कर रही हैं, बच्चा एक जगह में बैठ के, आपने देखा होगा, मोबाइल देख रहा है। तो ये जो उसको बोरियत है, इस जीवन की बोरियत को, वो भी भारत जैसे देश में जो उत्सवों से भरा देश है, जो त्योहारों से भरा देश है, जो सेलिब्रेशन से भरा देश है, हर पल हर समय हम सब सावन देख रहे हैं। अभी फिर अक्टूबर आएगा, फिर हम दिवाली देखेंगे, फिर हम ईद देखेंगे, फिर हम कितनी चीज़ें देखेंगे आगे। उस चीज़ से उसको कोई, क्योंकि हमने सब कुछ बाज़ार के हवाले कर दिया, तो उसका वो मोटिवेशन कि जो मुझे दिवाली में मेरी माँ एपड़ बनाने के लिए देती थी कि इतना मैं सब अकेले नहीं कर सकती, तुमको भी करना है। तो वो जो हम सुबह से शाम तक थकते थे, आपने देखा होगा पूरे बाज़ार में गिफ्ट खरीदने में पूरा परिवार थक रहा है। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर 7-8 बजे तक आप मार्केट में हो तो आप दिवाली कब सेलिब्रेट करोगे? आप पूरी कार में गिफ्ट के पैकेट्स भर के जा रहे हो। पहले एक गिफ्ट देते थे, अब ये फैशन आ गया, बर्तन भी देना है, ये भी देना है, इसको डबल कर दो, इसको ट्रिपल कर दो। तो ये जो हमने अंदर की खुशी को मार्केट के हवाले कर दिया कि आप जितना अच्छा गिफ्ट ले जाते हो, आप सोचते हो आपने दिवाली शानदार तरीके से मनाई। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम लोगों की दिवाली हुआ करती थी, जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ दिवाली मनाते थे, उसका कोई तोड़ नहीं था कि कैसे पटाखों को सजाना है, कैसे एक ट्रेन जैसा पटाखा होता था, उसके लिए रस्सी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बांधी जाती थी और वो विसल की तरह बज के वहाँ तक जाती थी। तो हमारे दिमाग में वो होता था कि अब वो समय आने वाला है जब हमको वो मिलेगा, जब रॉकेट मिलेगा, उसकी बोतलें सजाई जाएंगी, जब पकवान बनेंगे, उसमें मेरी क्या भूमिका रहेगी। अब आप तो सब बच्चों को हाथ में दे रहे हो, आपने उन्हें इतने कंफर्ट जोन में डाल दिया
कि उनको ये लगता है कि कोई भी फिनिश्ड आइटम जो उनके पास आ गया वो उनको खुशी दे ही नहीं सकता। अगर आप अपने के लिए खाना बनाते हो और उस श्रम के बाद आप उस खाने को खाते हो तो आपको खुशी होती है। जो किसान उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसकी कीमत पता है, उसको और खुशी होती है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको बिना ये बताए कि ये अन्न है और इसकी क्या कीमत है आपके पास हाथ में आ जा रहा है तो आप थाली को भी बगल में रख दे रहे हो। तो ये पेरेंटिंग भी एक प्रॉब्लम हो गई है, कंफर्ट जोन एक प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे को प्रोसेस नहीं समझाया जा रहा है। प्रोसेस जानना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि ये जो कल्मिनेशन पॉइंट है जिसमें हम 3 लोग यहाँ पे बैठे, कुछ कैमरा के पीछे बैठे, ये कल्मिनेशन पॉइंट तक आते आते आप लोगों ने कितनी तैयारी की होगी। वो जो प्रोसेस है, आपने मुझे लेटर लिखा, मेरे हाँ का जवाब जो आया उसके लिए इंतज़ार किया और आज का दिन सुनिश्चित किया, टाइम सुनिश्चित किया, आपके टीचर यहाँ पे बैठे, ये एक प्रोसेस है। अगर इसमें आपके टीचर आपको रखते ही नहीं और सीधे आपको सामने बिठा देते तो इसमें ना तो आपको वो आनंद आता ना ये अच्छा लगता। तो ये जो आपने ये मुझे अवसर दिया है, इसके माध्यम से पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे को हर चीज़ के प्रोसेस में ज़रूर शामिल कीजिए। चाहे आपकी घर की सफाई हो, चाहे त्योहारों का मनाना हो, चाहे घर में आने वाले रिश्तेदारों की कैसे अतिथि देवो भवो भारतीय परंपरा के अनुसार हमारी एक परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है, उसको उसमें शामिल कीजिए। अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी इम्पोर्टेंस बताइए, अपनी बुआ की इम्पोर्टेंस बताइए कि वो आपके पेरेंट्स इन लॉ नहीं है या पेरेंट्स नहीं है तो उसके बाद बुआ का जो मायका है वो घर है, ऐसा अपने बच्चों को बताइए। तो निश्चित रूप से वो जब उस प्रोसेस में शामिल होते हैं तो उनको कोई थकान नहीं लगती। और अगर उन्होंने बेड में ही पड़े रहना है और उनके पास मोबाइल के अलावा कोई एक और ऑप्शन नहीं है, और ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में टीचर्स भी अपने हाथ में मोबाइल नहीं रखते हैं। और हम लोग क्लास में भी मोबाइल है, टीचर का भी कुछ फ़ोन आ रहा है तो वो भी उसे स्विच ऑफ करने के लिए या फ़ोन काटने के लिए जा रहा है तो है ना, वो फोकस तो डीफोकस हो ही रहा है। तो वो जो हम ये सोचते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं बिल्कुल क्वालिटेटिव वर्किंग आवर्स होते हैं। और वर्क कल्चर हम वेस्ट की कितना भी कह लें, वर्क कल्चर हमको उनसे सीखना चाहिए। संस्कृति और परिवार हमें भारत के मजबूत करने चाहिए क्योंकि वो हमारे डीएनए में हैं, वो हम कर सकते हैं उसको। दुख इस बात का है कि वहाँ भी डाइल्यूशन शुरू कर दिया, परिवार भी एकल हो गए, बच्चा अकेला हो गया, उसको वो सब जो सिक्योरिटी मिलती थी फैमिली से वो भी नहीं मिल पा रही है। पेरेंट्स दोनों को जॉब करना है क्योंकि ये एक इस समय की आवश्यकता हो गई कि 2 सैलरी आपको चाहिए, वो भी शुरू हो गया और घर में कोई नहीं है। तो ये जो सारा मिला के, चाहे आप इसमें ड्रग्स की प्रॉब्लम देख लीजिए या जो आपने क्वेश्चन पूछा, अपनी इनोवेशन ख़त्म करके सोशल मीडिया को ही देखना है। वो कैसे सोशल मीडिया इंटरेस्टिंग बन रहा है उसमें कोई प्रोसेस में शामिल ही नहीं हो रहा है। उस प्रोसेस में वो बच्चा शामिल नहीं है, वो केवल वॉच कर रहा है, वो केवल एक दर्शक बना है उसको देखने के लिए, कंज्यूमर बना है, रादर नॉट इवन दर्शक, कंज्यूमर बना है। तो इसके जब आप प्रोसेस में शामिल होंगे तो आप सचिन तेंदुलकर का स्ट्रगल भी देखेंगे। आप आज सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, उन्हें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी बस इतना आप जानते हैं कि वो चाय बेचते थे और बहुत ही कठिन बचपन था, लेकिन आप उस प्रोसेस में शामिल ही नहीं रहे। एक आदमी वहाँ से और वहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है उसको बच्चे को, टीचर को भी बताना चाहिए कि वो एक स्ट्रगल है, वो एक ग्लैमर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वो उसी इंडिविजुअल ने अपने में झेला है और तब वो वहाँ तक पहुँचा है। तो जब हम ये करेंगे, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जब तक आप बोरिंग साबित नहीं करेंगे उसे, अगर वो एजुकेशन के लिए कंसल्ट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम पास करने के लिए कर रहा है तो आपके 4 घंटे कब निकल जाते हैं सोशल मीडिया से। मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ अपनी स्क्रीन चेक करो, क्योंकि फ़ोन में आता है ना आपने इस हफ्ते 5 घंटे बिताए हर दिन के हिसाब से एवरेज, तो देन जस्ट टेल हिम और हर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इफ़ 6 आवर्स आपने यूं ही गुजार दिए तो आप सोचिए आपका भविष्य क्या होने वाला है।
तो निश्चित रूप से इसका डिसिप्लिन वे ऑफ यूटिलाइजेशन सिखाना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी जो भारत की डीएनए में है, जो भारत की रगों में है, हमेशा खुश रहने की ज़िंदगी। और डिप्रेशन तो हमारा कभी था ही नहीं, ये तो हमने अभी जब युवाओं के संपर्क में आए तो मुझे तो इसका परिचय कि इतनी रैम्पेंट होगी, पहले 1-2 बच्चों को सुनते थे, लेकिन पिछले 10 साल से ये एकदम एक ऐसा हो गया कि हर बच्चा कहने लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। जिसने रिकवर कर दिया वो भी, जो जाने वाला है वो भी। तो इतना इसका अगर ये सॉलिड तरीके से आप देखेंगे तो ये इसी बोरियत भरी ज़िंदगी का आउटकम है। तो हाउ टू मेक योर लाइफ फ्रूटफुल, वर्क हार्ड, और उस प्रोसेस में एक छोटे से बच्चे को टेबल लगवाइए, उससे प्लेट उठवाइए, उससे कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और हमें तो टीचर लोगों ने भी बहुत काम कराया, और आजकल मैं देखती हूँ कि सीधे न्यूज़ बन जाती है कि टीचर ने मांगा बच्चे से पानी, बच्चे को पानी लाने के लिए रखा गया, अभिभावकों ने उठाया मुद्दा। तो हमारे टीचर ने तो हमसे बहुत काम कराया। उन्होंने कहा अगर जो स्वीपर भैया हैं, अगर उन्होंने नहीं साफ़ किया है तो आप लोग साफ़ करो, आप लोग अपनी टेबल साफ़ करो। आप गंदे धूल में बैठे कैसे हो? पहले आपको साफ़ करनी है, उसके बाद बैठना है। तो उस समय ऐसा कोई माहौल नहीं था। आज ये माहौल बन गया, और उस माहौल का प्रतिफल ये हुआ कि जो हमारे युवा एक ज़िम्मेदार होने चाहिए थे, वो उसको राइट समझने लग गए कि शायद टाइम वेस्ट करना, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा रहे हैं। तो हमको इसके लिए बहुत ही, आपका प्रश्न मुझे अच्छा लगा, ये एक बड़ी चुनौती युवाओं के साथ है, बहुत बड़ी, और बहुत छोटे बच्चों के साथ। आपने देखा होगा 2.5-3 साल के बच्चे, छोटे छोटे उंगलियां हैं उनकी, और वो ऐसे पकड़ रहे हैं मोबाइल को, और दोनों अपने अंगूठों से वो सब कुछ चला रहे हैं थंब से। तो बस वो उसमें फिर चले गए, समझ लीजिए वो अब एक एडिक्शन में चले गए। तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम, सबके चश्मे लगे हैं, सबके दिमाग में चिड़चिड़ापन है, सब उस रेडिएशन से 2-4 हो रहे हैं, लेकिन चल रहा है वो। इतना यूज़ डेवलप्ड कंट्री में इसका नहीं है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो, लंदन में तो अभी आया था कि उन्होंने स्कूल चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल बैन कर दिया, वो ला ही नहीं सकते हैं मोबाइल। ऑस्ट्रेलिया में भी जी बहुत सुंदर बात कही मैम आपने कि हम अपनी कल्चर को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और हम वेस्टर्न कल्चर से जो चीज़ें सीखने की हैं उनको ना लेकर के हम उनको ब्लेम करते रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपने प्रोसेस की बात करी, तो मैम एक जो दून यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई थी 2005 में, तो एक विज़न था इसको लेकर के कि एक प्रोसेस के तहत ही काम करना है। और आज 2025 का दौर है। इससे पहले 4.5 साल पहले अगर हम चले जाएं तो 2021 में आपने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। तो अब तक उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, जबकि हम ये जानते हैं कि 2022 में आपको सर्वश्रेष्ठ वाइस चांसलर का अवार्ड मिल चुका है। तो निश्चित रूप से काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, पर फिर भी हम एक जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे। अगर मैं आपसे शॉर्ट में कहूँ तो एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च, इन 3 में अगर डिवाइड करूँ मैं अपने कार्यकाल को, तो एकेडमिकली स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की स्थापना हुई, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई, जिसमें जियोलॉजी और ज्योग्राफी में बीएससी, एमएससी और रिसर्च खोला गया। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में बीएससी, एमएससी खोला गया, और उसके अलावा एक सेंटर हमने डेवलप किया, अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, जो सेप्ट अहमदाबाद के सहयोग से, क्योंकि जो सेप्ट अहमदाबाद है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसके प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी में आते हैं। और एमएससी हमारे बच्चों के लिए हमने उसमें खोला, और एमएससी की उसमें पढ़ाई होती है 4 सेमेस्टर की, वो भी हमने 20 इंटेक के साथ रखा है। यदि फॉरेन से बच्चे अप्लाई करेंगे तो ऑन एंड अबव उनके लिए 5 एक्स्ट्रा सीट्स हैं। इसके अलावा हमने एमए थिएटर एंड फोक परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ उत्तराखंड, ये स्टेट यूनिवर्सिटी में पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें अर्बन प्लानिंग का कोर्स है, और जिसमें आपने नए रूप से थिएटर में एमए खोला है।
इसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो मैंने आपको जड़ से जगत तक की यात्रा की बात की थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है NEP का। अगर NEP का कंपोनेंट एक्सपीरियंशियल है, स्किल बेस्ड है, जेनेरिक है और वैल्यू एडेड है और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि क्या हम बच्चे को अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो वो जो ज्ञान परंपरा थी उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में ये अप्रूवल दिया कि दून यूनिवर्सिटी में MA हिंदू स्टडीज़ करके खोला जाएगा, MA का सब्जेक्ट। उसमें जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बुलाई तो धीरे धीरे हम ये भी इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये MA का कोर्स तो होगा, लेकिन इसके साथ हमें BA के लिए अक्रॉस द डिसिप्लिन ऐसे कोर्सेज चलाने चाहिए जैसे भारत एक परिचय। मैं ये देखती हूँ कि बच्चा पूरा BA कर लेता है, उसको नहीं पता हमारी कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उसको नहीं पता कितने घराने हमारे म्यूज़िक के हुए, कितने उस्ताद लोग हुए, कितने लोगों ने हमारी संगीत को और साहित्य को एनरिच किया, कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितनी वैली हैं, कितने राजघराने थे, उनमें से कुछ जो संस्कृति को पल्लवित पुष्पित कर रहे थे, उन लोगों का क्या योगदान है। एक परिचय हम भारत का एक BA में पढ़ने वाले बच्चे को अगर आप पूछोगे कि भारत कह के उसके दिमाग में आता क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा बता पाएगा जिससे भारत का से हमारा परिचय हो पाएगा। तो वो कोर्सेज़ भी हमने रखे कि वो हमें रखने चाहिए और संविधान के कोर्सेज़ रखे कि एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से पता होना चाहिए कि कितने अनुच्छेद हैं और कितनी धाराएं हैं और कौन सी संविधान सभा थी, कौन सी संविधान कमेटी थी, इसको अंगीकार कब किया गया। ये बेसिक एक नॉलेज है जिसके बारे में कैसी हमारी डेमोक्रेसी है, कैसी पार्लियामेंटेरियन वे से, संसदीय परंपरा से हम अपने देश को चला रहे हैं। ये सारे कोर्सेज इस हिंदू स्टडीज़ के माध्यम से और जो एक्सपर्ट थे उनके माध्यम से सामने आए कि हमको वैल्यू एडेड में इन कोर्सेज़ को भी लगाना चाहिए। एकेडमिकली इतने सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये एक नए कोर्सेज उसमें एड ऑन हुए। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कई जगह पे BA नहीं था, केवल MA चला रहे थे, जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में MA चल रहा था 2019 से 2021 से हमने BSc अप्लाइड साइकोलॉजी खोला और उसमें बच्चों का एक बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा और उसमें आज की डेट में आपको एडमिशन मिलना मुश्किल है, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे उसको भरते हैं। और एकेडमिकली मैं बताऊं तो मैंने आते ही टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करी और बहुत ही कम टीचर दून विश्वविद्यालय में थे और आते ही जो रेगुलर फैकल्टी है उस रेगुलर फैकल्टी के अपॉइंटमेंट किए। तो एक ह्यूमन रिसोर्स आप डेवलप करते हैं तो वो उस विषय को आगे ले चलता है। उससे हमारा रिसर्च का जो कंपोनेंट है, हमको भारत सरकार ने पर्स स्कीम के तहत इक्विपमेंट के लिए ग्रांट दी, रिसर्च के लिए ग्रांट दी, जिसका मतलब है परस्यूइंग यूनिवर्सिटी रिसर्च इन एक्सीलेंस। और मैं आपको बताऊं कि 1993 में ये स्कीम शुरू की गई थी 93 में, और अभी तक केवल 82 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में पर्स ग्रांट मिली है और उत्तराखंड में ये पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको ये पर्स ग्रांट मिली है। इसके अलावा रिसर्च में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ANRF की घोषणा करी, लॉन्च किया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये कहा कि जितनी भी रिसर्च फंडिंग होंगी इसी के माध्यम से होंगी, और उसके लिए इंडस्ट्री से लेकर और सब जगह से लगभग 1.5 लाख करोड़ का एक फंड जुटाया गया रिसर्च के लिए। और ये रिसर्च में ये तय किया गया कि जो देश के अग्रणी 25 संस्थान हैं जिनकी NIRF रैंकिंग फर्स्ट 25 में है, उसमें IITs आते हैं। मद्रास IIT की पहली रैंकिंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की दूसरी रैंकिंग है, और इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया है। ये सारे 25 संस्थान हैं भारत सरकार के भी और कुछ राज्य सरकार के भी। उन संस्थानों को हब बनाया गया और हब के साथ 7 स्पोक रखे गए, यानी 25x7 आप देख लीजिए। ये संस्थान हर के साथ जोड़े गए और दून विश्वविद्यालय जैसा छोटा सा विश्वविद्यालय, वो IIT मद्रास का स्पोक है
और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 100 करोड़ रुपया आईआईटी मद्रास को रिसर्च के लिए मिलेगा। और मुझे आपसे ये साझा करने में बहुत खुशी है कि इस समय हमारी एक टीम, स्टूडेंट और 3 टीचर, 3 प्रोफेसर्स की टीम आईआईटी मद्रास में गई है और वहाँ वो 7 डेज़ की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री 4.0 को आगे बढ़ाना है। तो उतना छोटी एक राज्य सरकार का विश्वविद्यालय एक इतने बड़े संस्थान के साथ हब और स्पोक मॉडल में जाएगा और रिसर्च करेगा। इसके अलावा लगभग सारी फैकल्टी के पास या ICSSR से, ANRF से, पहले DST सर्व से ग्रांट मिलती थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट साइंस से, सबके पास प्रोजेक्ट हैं और लगभग 20 करोड़ के प्रोजेक्ट इस समय दून यूनिवर्सिटी के शिक्षक अपने अपने लेवल पे चला रहे हैं। रिसर्च में हमने लैंग्वेज में PhD शुरू करी, फॉरेन लैंग्वेज में PhD शुरू करी और शोध पे बहुत ध्यान दिया। तो कभी जैसे अभी ये आपदा भी आई है तो आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रिसर्च नित्यानंद शोध संस्थान, अभी उनको 2022 2 जून को उसका उद्घाटन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और उसके बाद से अभी तक इतनी रिसर्च उसमें हो गई। तो रिसर्च में हम बिल्कुल ऑन द ट्रैक हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने संसाधनों से दून विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एक अलग बिल्डिंग दी है। अभी हम इवॉल्विंग स्टेज में है। 2005 में दून विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन एकेडमिकली 2009 में इसका पहला सत्र शुरू हुआ। तो इस 15-16 साल के जो कार्यकाल है, मुझे कभी नहीं लगता कि ये छोटा कार्यकाल है। छोटा कार्यकाल अगर आप फाउंडेशन अच्छी डालने में लगा देंगे तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का भविष्य अच्छा रहेगा। हमारे पास लाइब्रेरी की एक सेपरेट बिल्डिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में दी और G+3 फ्लोर उसके एक सेपरेट बिल्डिंग में बने। हमारी लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और आप लोग भी वहाँ आएंगे तो आपके लिए भी उसमें व्यवस्था है, वो इंक्लूसिविटी उस लाइब्रेरी में है। और मैं कह सकती हूँ कि वो उत्तराखंड की, अभी वो अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुए, उसके बावजूद भी एक बहुत ही वेल मैनेज्ड, टेक्निकली एडवांस्ड वो लाइब्रेरी है। उसकी एक बिल्डिंग बन रही है। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो हमने खोला, उसके लिए 2 फ्लोर बनाए जा रहे हैं, उनको सेटल करना है, उनकी लैब्स को सेटल करना है। और इसके अलावा हमारे पास एक सेपरेट 7 फ्लोर की बिल्डिंग सैंक्शन हुई है, वो बन रही है। लगभग 1 अरब के काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अलग से ऑडिटोरियम बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दून यूनिवर्सिटी ने किया। मैं जब व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड माई टेन्योर फ्रूटफुल। अभी और आगे 2 साल का वक्त है मेरे पास, तो हम हर दिन हर मोमेंट इस बात में लगाते हैं कि जैसा आपने पूछा था प्रश्न कि दून विश्वविद्यालय एक विजन के साथ स्थापित किया गया था और ये सोचा गया था कि जो बच्चे 12th करके दिल्ली की रेस में शामिल हो जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको हम ये कब बताएंगे कि उनके राज्य में एक विश्वविद्यालय है जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, रोजगारोन्मुख कोर्सेज भी चलाता है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन हमारे पास है। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की 100% एम्प्लॉयमेंट है, 100%। अगर आपने BA कर दिया, बल्कि हम बच्चों को कहते हैं कि MA कर लो तो हमें टीचर तो मिलेंगे। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमको नर्सेस को, ANM को और GNM के विद्यार्थियों को जर्मन, जापानीज़, स्पेनिश, फ्रेंच पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की थी और हमने इस प्रपोज़ल को लिया। ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रपोज़ल है। हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट रेस कोर्स में जो हमारा नर्सिंग महाविद्यालय वहाँ जाते हैं, ऑनलाइन भी हम पूरे पिथौरागढ़ से लेकर जितने 13 हमारे गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको हमारे विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट है इस समय जापान में हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। जो उनका ओल्ड केयर है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जापान में एज बहुत ज़्यादा है लोगों की, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका वर्क के प्रति जो समर्पण है, उनका देश के प्रति जो समर्पण है, वो अद्भुत है। और उस पॉजिटिविटी के साथ उनकी जो एज है, एवरेज एज है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही उनको ओल्ड केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी जो राज्य सरकार है, उसका जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो
स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग बच्चों की करना चाहता है, उसके लिए अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने दून विश्वविद्यालय को अपना पार्टनर बनाया है और हम हेल्थ सेक्टर के लिए अपने युवा बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी क्लासेस 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं। हम उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो परमानेंट फैकल्टी है, प्रोफेसर्स हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं और बच्चों की हम उसको एक पेड इंटर्नशिप का रूप दे रहे हैं कि अगर बच्चा वहाँ पढ़ाने जाएगा तो उनको थोड़ा सा पेमेंट होना चाहिए। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो अपना एमए का भी सिलेबस करें, सुबह लेके नर्सिंग के स्टूडेंट को भी पढ़ाने जाएं। तो वो सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये जो स्किलिंग है ये आज की पूरी तरीके से आवश्यकता है और मेरा मानना है कि यदि हम सक्षम संस्थान हैं तो हमको अपने से कमज़ोर संस्थान की हैंड होल्डिंग करनी है। और अगर हमें कुछ एरियाज़ में, क्योंकि अभी ये 15 साल पुराना संस्थान है, कुछ एरियाज़ में हमको डेवलप होना है तो हमको आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों का हाथ पकड़ना है। तो वो हमारा हाथ पकड़ें, हम अपने से कमज़ोर का हाथ पकड़ें। ऐसा कोलैबोरेटिव एफर्ट जब तक होता रहेगा, एक क्लस्टर एफर्ट जब तक होता रहेगा, तो बहुत जो भारत की तकदीर और तस्वीर इस एनईपी के माध्यम से बदलने वाली है। मैंडरिन हम लोग पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब तो यहाँ वो एडिशनल सेक्रेटरी बन के आ गए, डॉक्टर आशीष चौहान, ही इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर। उनका और दून यूनिवर्सिटी ने आपस में एक प्रोजेक्ट लिया कि ये मानना था कि हम इंटर कॉलेज के बच्चों को, सरकारी संस्थान ही हमने उसमें ऑप्ट करे, उनको मैंडरिन सिखाएं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वो हमने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लगभग 11 से 12 विद्यालयों के, जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उस श्रेणी के विद्यालय के लगभग 370 बच्चों को, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत काम होने वाला है तौफीक और रोशनी, आगे आप लोगों के लिए बहुत काम होने वाला है। कभी आप उन बच्चों के इंटरव्यू लीजिए, वो मैंडरिन बोल रहे हैं और वो दून विश्वविद्यालय ने उस काम को करके दिखाया। हमारे जो बच्चे चाइनीज़ डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो जाते हैं और उनकी मेंटोरशिप होती है। तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे चाइना एम्बेसी ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज में डाला था कि दून विश्वविद्यालय ये काम कर रहा है। तो हम कम्युनिटी इंगेजमेंट भी करते हैं और हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अपनी जो हमारी लैब्स हैं उसमें आप ये लगाइए कि 20 लाख से लेकर 4 करोड़ तक के इक्विपमेंट इस समय दून विश्वविद्यालय ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं के जरिए हासिल करी हैं। और वो जो लैब्स हैं, उत्तराखंड सरकार ने हमको जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डॉक्टर नित्यानंद में जियो इन्फॉर्मेटिक्स लैब को इस्टेब्लिश करने के लिए, जीआईएस लैब को इस्टेब्लिश करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। वो लैब भी ज्योग्राफी और जियोलॉजी के बच्चों के लिए, आज वहाँ भी बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। शुरू में बहुत कम बच्चे वहाँ थे, लेकिन आज हर बच्चा जो अर्थ साइंसेज में कुछ करना चाहता है वो दून विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है। तो मुझे लगता है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क की आवश्यकता है और हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो रिलेटिवली यंग फैकल्टी है, ओल्ड फैकल्टी नहीं है, तो वो हर एडेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। कुछ भी चेंज होता है या कुछ भी मेरे इंडिविजुअल मन में आता है कि यदि ये दून विश्वविद्यालय में होता तो हम इसे अच्छे से कर पाते। और मैं अपने फैकल्टी के लिए भी ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि वो इसको बिल्कुल ओपन हार्ट से, ओपन आर्म से स्वीकार करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। 28 को हमारे यहाँ जर्मन डेलीगेट्स आए थे और उन्होंने, हमारे जर्मन स्टूडेंट्स ने उनके आगे स्पीच जर्मन भाषा में दी, अपनी परफॉर्मेंस किया, अपना डांस किया। तो वो उत्तराखंड सरकार ने बुलाए थे, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बुलाए थे और उन्होंने वहीं पे 10 स्कॉलरशिप हमारे बच्चों के लिए, उस जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने मंच से 10 स्कॉलरशिप की घोषणा की कि हम दून विश्वविद्यालय को 10 स्कॉलरशिप देंगे और बच्चों को जर्मनी में आमंत्रित करेंगे। तो ऐसा सब एरिया में कोई 1-2 सब्जेक्ट नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि सारे सब्जेक्ट रिसर्च को अपना जुनून बना दें, टीचिंग लर्निंग में नए नए तरीके से, क्योंकि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है, क्लासरूम टीचिंग का हिस्सा कम होने वाला है। तो बच्चों के लिए पैशन के साथ एनईपी का उपयोग करते हुए अगर बच्चों के साथ डेडिकेशन से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जो 2047 में एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसमें हम कुछ भागीदारी निभा पाएंगे। जी,
ठीक है मैम, तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। जी। तो मैम मैं आपसे एक बहुत ही लाइट सा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या ऐसा है जो बदलना चाहेंगी? मैं संस्थानों की जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, उसके लिए काम करूँगी। जी। मैम, कोई एक दिन ऐसा हो कि आप सुबह उठें और आपको लगे कि आप सब कुछ भूल गई हैं, तो आपका मतलब मनस्थिति कैसी होगी, क्या रिएक्शन होगा आपका? मुझे लगता है वो सबसे अच्छा क्षण होगा मेरे लिए। सब कुछ भूल जाना और एक कोरी स्लेट बन जाना, इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती। जी। मैम, सुरेखा डंगवाल एज ए वीसी और सुरेखा डंगवाल एज ए टीचर, आपको कौन सा रोल ज़्यादा पसंद है? मुझे एज ए टीचर का रोल ज़्यादा पसंद है। और मैम जैसे आपको कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी किसी जगह ओपन करनी है किसी भी एरिया में, तो आप कौन सी जगह पे उसे खोलना पसंद करेंगी? मैदानी इलाका जहाँ पर सारी सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं, या फिर एक पहाड़ी इलाका जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं? मैं बहुत ट्रेडिशनल वे में उसे यूनिवर्सिटी तो नहीं खोलना चाहूँगी, जो आज का जो मैंने आपको बताया जैसे प्राइवेट संस्थान खुलते हैं, लेकिन हाँ इतना मेरे मन में ज़रूर है कि अगर मैं किसी पहाड़ी इलाके में कोई एक अच्छा संस्थान, कोई एक ऐसा सेंटर जिसमें कि वो नेचर भी बचा रहे और वो जो बच्चे हैं पहाड़ के बच्चे, उनको आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं। आप अभी वहाँ इतनी आपदा आई है, आप उन रास्तों में चल नहीं सकते जिसमें वो दौड़ रहे हैं। आप उन जो नदियों ने उफान ले रखा है, आप देखते ही उसको डर जाएंगे। आपका मतलब है हम सब लोग जो बाहर रह रहे हैं अभी, वो उसको रस्सी के सहारे आपने देखा होगा बच्चे पार करके स्कूल्स में जा रहे हैं। तो वो बच्चे मुझे लगता है स्किल्ड हैं। और एक बहुत ही आपका क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए इसका फ़ायदा मैं उठा रही हूँ, एक स्टडी हुई थी, थल्ली सैंड एक इलाका है, वहाँ एक बार लेपर्ड, गुलदार जिसे आप कहते हैं, बच्चों के कमरे में चला गया। शिक्षक पढ़ा रहे थे और वो गुलदार वहाँ गया। शिक्षक ने बच्चों को कुछ इशारा किया कि बिना किसी हिले डुले लेट हिम बी देयर, वो वहीं बैठा रहा। आप सोचिए जंगलात में, और ये पहले की बात है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, जंगलात को फ़ोन करते करते, फ़ोन था नहीं था, कहाँ पैदल गया होगा शिक्षक, कहाँ से फ़ोन किया होगा, उनके आने तक 1 घंटे का समय था। और 1 घंटे के समय में वो सारे पहाड़ों में रहने वाले बच्चे ये समझते थे कि लेपर्ड का बिहेवियर क्या है, और वो बिहेवियर की जो आप स्टडी करते हैं उस बिहेवियर को वो समझते, बिना पढ़े हुए वो समझ रहे थे उसको, और दोनों साथ थे। को एग्जिस्टेंस, हम इंक्लूसिविटी की बात ही पूरी नहीं कर पाते, तो फिर एनिमल और इन सब का को एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ये सिखाना बहुत मुश्किल है शहर में रह रहे बच्चों को। वो साथ थे और उसके बाद जंगलात वाले आए और बहुत आराम से उनको एग्ज़िट कराया, बहुत आराम से लेपर्ड को ले गए। तो मेरा अपना मानना ये है, जब मैं पहाड़ के जनजीवन को देखती हूँ तो मेरा मानना ये है कि उस जनजीवन को अगर स्ट्रेंथन वहीं पे किया जाए। एक हम लोगों को गवर्नेंस के पार्ट में समझ नहीं आता कि जिसको हम फैसिलिटी कहते हैं वो एक्चुअली सब जगह बराबर नहीं है, सारे जोग्राफिकल स्पेसेस में बराबर नहीं होती है। वो हर एक के लिए फैसिलिटी अलग अलग है और उस फैसिलिटी को वहाँ कैसे डेवलप करना है। और मुझे लगता है जो ये संस्थान जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ भी अगर कभी मुझे शेयर करने का मौका मिलेगा तो पहाड़ में फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जहाँ माँ बाप को लगता है कि अगर इसको स्कूल भेजा तो एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चे का, पगडंडियाँ हैं, ये चलेगा कैसे। तो आपने उसको स्किल ही नहीं किया, जैसे आपके टीचर्स आपको स्किल कर रहे हैं, उसको हमने स्किल ही नहीं किया है। और ये मान बैठे हैं कि अगर ये जन्मांध है या किसी तरीके से चैलेंज है तो इसको हमें घर में ही रखना है। उसके लिए पाबंदी बना दी और वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा घर उसका एक कैद खाना सा हो गया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा, और उन बच्चों को पढ़ाई करने का हक है,
वहाँ तक हम एजुकेशन कैसे पहुँचाएंगे. सो in the place of university in a very traditional term, I would like to cater the need of the students with a special need, one, and second, जो बच्चे हैं उन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि उनमें आपको ज़्यादा, मैंने ये मैंडरिन के अनुभव से ये पाया कि उन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है. दे आर ऑलरेडी देयर. उनको स्किल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल उनका जो कुछ आपको आता है उनका ब्रेन उसको रिटेन कर पाए, ले पाए, बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए. दे आर वेरी स्मार्ट. तो वहाँ तक हम उसको ले जा सकते हैं. ये मेरा एक सपना है. अगर मैं कभी कर पाई, चाहे मैं 10 बच्चों का करूँ, चाहे 15 बच्चों का करूँ, मैं उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं सोच पाती हूँ कभी भी, लेकिन मेरा एक सपना ज़रूर है. तो मैम, आपने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पे की, उसके बाद फिर HOD भी रही हैं, अभी आप वाइस चांसलर हैं. इससे आगे आप भविष्य में खुद को कहाँ देखती हैं, या आपका क्या लक्ष्य रहेगा आगे? मेरा लक्ष्य शिक्षा ही रहेगा किसी भी रूप में, विशेषकर जो मैंने आपको बताया बालिकाओं की शिक्षा, या बालिकाओं पे, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, मेरा बचपन पहाड़ में ही बीता है और पिछले 50-52 साल मैंने पहाड़ में ही गुजारे. यहाँ तो जैसा आपने बताया मैं 4 साल से हूँ. मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं उसी तरीके के लक्ष्य आपको निर्धारित करने चाहिए. तो आप, जो मेरा इससे पहले का उत्तर था, यदि आप किसी 2-4 युवाओं की भी ज़िंदगी बदल पाते हैं, अगर आप अपने को ऐसा समझते हैं, क्योंकि कई बार जो बच्चे हमारे स्टूडेंट होते हैं या जिनको मैं जानती हूँ, वो जन्मदिन में या किसी और पोस्ट में लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मैं इम्पैक्ट डाल पाती हूँ. वो लिखते हैं कि आपने उस समय ये कहा था, वो सेंटेंस था जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया. तो अगर आप ये बात कर पा रहे हैं और एक बच्चा कह रहा है कि आपकी इस बात से जो आप खुद भूल चुके हैं, क्योंकि शिक्षक तो बस बोलता रहता है, चलता रहता है, इंस्पायर करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है, आप भूल जाते हैं आपने किस बच्चे की ज़िंदगी को बदला. मेरे पास एक पत्रकार आए थे और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी का ये था, ओट टेकिंग था, तो उन्होंने कहा, मैडम कहीं जगह नहीं मिल रही है होटल्स में, आपके गेस्ट हाउस में कोई कमरा हो तो आप, हमारी एक टीम आ रही है तो आप दिला दीजिएगा. तो उन्होंने कहा बस आज रात रहना, कल उनका शपथ ग्रहण ख़त्म होते ही हम वापस दिल्ली चले जाएंगे. तो वो हमारे गेस्ट हाउस में रुके. जाते हुए जब मैं दूसरे दिन ऑफिस में बैठी थी तो मुझे बताया गया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि वो इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि वो गेस्ट हाउस में रुके. और जब वो मेरे कमरे में आए तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना. मैंने बहुत कोशिश करी, तो मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे नाम बताएंगे तो शायद कुछ याद आ जाए. उन्होंने कहा कि एक दिन आप मुझे फील्ड में मिले, क्योंकि आपने मुझे BA में पढ़ाया, आपने पूछा कि तुम MA किस सब्जेक्ट से कर रहे हो, और मैंने आपको बताया कि मैं समाजशास्त्र से MA करने के लिए मैंने एडमिशन ले लिया है. तो आपने कहा कि इंग्लिश में क्यों नहीं, इंग्लिश में करोगे तो जॉब जल्दी मिलेगी, आपको इंग्लिश में करना चाहिए. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं किसी में भी MA नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं. उसके बाद आपने कहा कि मुझे मिलना डिपार्टमेंट में, और आपने मेरा MA इंग्लिश में एडमिशन कराया, और लास्ट डेट थी. आपने ऑफिस को फ़ोन किया, डीन ऑफिस को, और मेरे एडमिशन को इंश्योर कराया और वहाँ मेरी फ़ीस जमा की. उसके बाद मैं MA इंग्लिश में आपका विद्यार्थी था, और फिर हमेशा आपने मेरी मदद की. तो मैंने कहा मुझे याद नहीं है. एंड सडनली जब वो ये बात कर रहे थे, उसके बाद वो रोने लगे और उन्होंने कहा आज जो मैं इतनी अच्छी पोजीशन में हूँ ये केवल आपके कारण हूँ. तो ये जो एक शिक्षा, ये हर शिक्षक है, ऐसा नहीं ये मेरी ज़िंदगी में है, ये हर शिक्षक की ज़िंदगी में ये पल आते हैं जब कोई आपको अपना आइडियल मान लेता है और वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता. और विभिन्न माध्यमों से, जैसे सोशल मीडिया का एक अच्छा पक्ष ये भी है कि विभिन्न माध्यमों से बच्चे आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने इस सन में पढ़ाया था, ये किया था, वो किया था. तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ बच्चे हैं या युवा हैं जो आपसे इंस्पायर हैं, आपसे मोटिवेटेड हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि
आपने भविष्य में भी उन्हीं के लिए काम करना है और आप उस काम को कर पा रहे हैं, इसलिए बच्चे आपको, स्टूडेंट आपको याद कर रहे हैं। तो आपको उसी काम को और दक्षता से और स्किल्ड से आगे बढ़ाना चाहिए। जी मैं हाँ जी, जी। बोलो। मैं क्वेश्चन करना चाहता जी हूँ। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि नींव मजबूत होता है तो मतलब जड़ मजबूत होता है तो अंतरिक्ष में जाने के लिए आसानी होती है। तो ऐसे एक सवाल है मेरा कि मतलब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसमें कई देश भी आज़ाद हुए साथ में, उसमें से एक चाइना भी था। जी तो चाइना मतलब विकसित राष्ट्र बन गया, जी लेकिन हम अभी विकासशील राष्ट्र हैं। जी लेकिन इसमें ये भी है कि चाइना के पास उतना रिसोर्सेज भी था, लेकिन उसमें एक शिक्षा का वही योगदान था। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये था कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट किए, लेकिन चाइना पहले नींव को मजबूत किया। बिल्कुल। मतलब बहुत बहुत education को अच्छा आपका प्रश्न है और बहुत अच्छी आपकी समझ भी है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब जहाँ हम सब कुछ ग्लोरीफाई करते हैं, वहाँ मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, अगर शिक्षा को फोकस नहीं करेंगे, संस्थानों की, जैसे आपने पूछा था कि अगर आप शिक्षा मंत्री बनेंगे तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा संस्थानों की स्वायत्तता पे ध्यान देंगे। अगर आप सब कुछ एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह चलाएंगे तो आपकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी, और शिक्षा ही मजबूत नहीं हुई तो आप विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे। तो हमको न केवल प्राइमरी, इसलिए मैंने एनईपी को कहा कि एनईपी बन जाना बड़ी बात नहीं है, एनईपी को इम्प्लीमेंट करना हम जैसे लोगों का काम है। अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी तो कस्तूरी रंगन जी, वो उन्हें हमने दून विश्वविद्यालय में भी होस्ट किया था और वहाँ भी उन्होंने यही बात की थी कि हमने जो चर्चा करनी थी, डिस्कशन करने थे, लिखना था, वो लिख दिया, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो अगर हमने वो ही माइंडसेट बनाया कि कुछ नहीं होता, बस बीए करा दो, हम तो सरकारी नौकरी लगी गए, हमें कौन बाहर निकालने वाला है, बच्चा प्राइवेट में जा रहा है उसे जाने दो, प्राइवेट वाले ज़्यादा कर पाते हैं, हम तो कर भी नहीं पाते। अगर हमने इस नकारात्मकता से सब कुछ किया तो उस एनईपी जो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जिसमें मैंने जड़ का जिक्र किया था कि कहीं ये ना हो, क्योंकि औपनिवेशिक काल के उस छाया से भी उसकी मुक्ति की आवश्यकता थी। तो अगर उस छाया से मुक्ति भी ना दिला पाए और खाली ये ढिंडोरा पीट दिया कि हमने मुक्त कर दिया क्योंकि अब हम एनईपी में हैं, अब हम भारतीय ज्ञान परंपरा में हैं, अब हम सब कुछ बदल देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको इतना ही डेडिकेशन सुबह से शाम तक का बच्चों तक वो पहुंचा कि नहीं, आउटकम क्या निकला, सिलेबस कौन डिज़ाइन कर रहा है, क्या हमारा वही पुराना तरीका है, क्या हमने इंडस्ट्री के लोगों को अपनी सिलेबस कमेटी में रखा है, क्या हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री की आवश्यकता है, या हम केवल सेमिनार करा रहे हैं कि एक सेमिनार हुआ, उसमें इंडस्ट्री का आदमी आया, उसने ये। एक बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की जो यूजीसी ने लागू की है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, और हमने दून विश्वविद्यालय में उसे तुरंत लागू किया और आज इंडस्ट्री के बड़े जायंट, वो या प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, सन फार्मा के, पिडिलाइट के, वो सब हमारे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं। और केवल नाम के लिए नहीं है, वो अभी तक लगभग हर इंसान, हर प्रोफेसर चौथी बार दून यूनिवर्सिटी में आ चुका है। हम सबैटिकल लीव को होस्ट करते हैं दून यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इतना समय नहीं था इतनी सारी बातों को बताने का कि अमेरिका से कोई प्रोफेसर सबैटिकल लीव में आ रहा है। सबैटिकल लीव एक बहुत अच्छी चीज़ है टीचर्स के लिए, लेकिन उसकी ये डिमांड होती है कि वो उस ड्यूरेशन में कोई संस्थान उसको होस्ट करे और वो उस संस्थान के काम के साथ साथ अपना कोई आउटकम निकाले, कोई किताब लिखे, कोई पेपर पब्लिश करे, कोई रिसर्च करे। तो हमें जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए भी और एडजंट प्रोफेसर भी हमारे यहाँ एक प्रक्रिया, एक भी पैसा वो बड़े लोग नहीं लेते हैं, लेकिन सारे उन बड़े लोगों को जो शिक्षा में काम करना चाहते हैं। कल मुझे कोई एडजंट प्रोफेसर बनाएगा तो मैं किसी से ये नहीं कहूँगी कि मैं कैसे वहाँ आऊँ, मुझे क्या मिलेगा। वो बेचारे IIT रुड़की आते हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं कि हम आपके नज़दीक आए हैं, आपके बच्चों को पढ़ाना है तो आप बताइए, हम उनको अपने यहाँ होस्ट कर लेते हैं। ऐसा करके हम वर्ल्ड के बेस्ट माइंड से अपने बच्चों की टीचिंग एंड लर्निंग को सुधार रहे हैं। तो मैं बहुत ही आपके इस प्रश्न से और आपकी इस चिंता से अपने को एक कर रही हूँ, इसमें कोई क्लैश ही नहीं है आपकी बात में।
केवल एक थोड़ा फ़र्क ज़रूर है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का मिसयूज है और चाइना में वो नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो जो हमें प्रश्न पूछने की आज़ादी है, जो हमें क्रिटिसाइज़ करने की भी आज़ादी है, इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। इसको जब आप डेमोक्रेसी देखते हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको दी, तो आपको पता लगता है कि आप कितने ऑटोनॉमस हैं। यदि मैंने विश्वविद्यालय के जॉब को ऑप्ट किया है तो ये मेरी चॉइस है, मुझे कुछ और भी मिल सकता था, लेकिन मैंने विश्वविद्यालय के जॉब को ऑप्ट किया। तो मैं उस ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रही हूँ और रिसर्च में लगा रही हूँ, या मैं उसका एनार्की में बेजा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये बताने की आवश्यकता अब यूथ को आ गई है कि डेमोक्रेसी किसी संस्थान को ख़त्म करने के लिए नहीं है। जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट ने आग लगा दी, शीशे फोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उस सब की आज़ादी वहाँ नहीं है। तो जब आपका कुछ लोग 20 और मे बी 25 पीपल इन चाइना दे टेक डिसीजन एंड दे इम्प्लीमेंट इट, तो जितना छोटा सर्कल आपका डिसीजन लेने का है, हमारी चुनौती क्या है? हमारी चुनौती ये है कि आपको ये सिस्टम जो इसका फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट का और सेंटर का, आपको उन राज्यों को भी साथ में लेना है। उनकी अलग ज्योग्राफी है, उनकी अलग आवश्यकताएं हैं। आपको इतने बड़े हमारे जो जंगल हैं, जो हमारे आदिवासी हैं, आपका वो सारा एक इंक्लूसिविटी है। भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, तो उसके साथ इतने बड़े लोकतंत्र को साथ में लेके आपको विकसित होना है, ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे आज के, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपसे संवाद कर रही हूँ, मुझे आज के युवाओं पे पूरा भरोसा है, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ में ये माहौल, देखिए अगर वाइस चांसलर खुद ही हवा देंगे इस माहौल को तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर यदि वो इस माहौल से अपने बच्चे को बचा ले जाएंगे, अगर वो कहेंगे कि आपके ये करने से आपका करियर ख़राब हो सकता है, और आप उनको, ये नहीं कि वो अपनी वॉइस नहीं कर पा रहे, और दून यूनिवर्सिटी में तो ये समस्या ही नहीं है क्योंकि हमारे पास काउंसिल है और वो काउंसिल बहुत ही अच्छे तरीके से चुनी जाती है। हर बच्चा वोट देता है और बाद में काउंसिल को चुनता है, तो वो काउंसिल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे बच्चे उसमें आते हैं, मेरिटोरियस बच्चे उसमें आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षक रही, बेसिकली वो मेरी मूल विश्वविद्यालय है, तो मुझे मालूम है कि बच्चे कैसे उस ट्रैप में आते हैं जहाँ उन्हें कभी तो वो लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन कभी वो बिना लॉजिक के भी बात करते हैं और अपना करियर ख़राब करते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न और उत्तर भी आपने खुद दिया है उसका, कि हमारा पड़ोसी चाइना और हम एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ काम करना शुरू किया, तो आज उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में इतना अंतर कैसे है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कैसे करें, सर्विस सेक्टर तो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना काम करें, इंडस्ट्री 4.0 में कितना काम करें, इस सब के लिए डेमोक्रेसी तो अच्छी चीज़ है। निश्चित रूप से जो चाइना में है उसको तो मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य और उनकी मजबूती भारत देश के लिए बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ भारत देश की जो एकता अखंडता है उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य बहुत आवश्यक हैं। लेकिन डेडिकेशन और जो राष्ट्र के लिए प्रेम है वो हमें जापान से सीखना चाहिए, कि उनका अगर एक भी मिनट ख़राब होता है तो वो उसको नेशनल लॉस की श्रेणी में रखते हैं। हमारा हम दूसरे का भी समय ख़राब कर रहे हैं, अपना तो करते ही करते हैं, और वो किसी के खाते में नहीं जाता है। वो व्यक्ति कहता है मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लूँ। तो वो जो नेशनल लॉस है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम पेट्रियाटिज़म का, देशभक्ति का सही मायने में अंतर समझ लेंगे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके लिए समय के बंधनों में नहीं बंधेंगे, अगर मुझे रात तक भी काम करना है तो मुझे करना है, अगर वो आवश्यक है संस्थान के लिए, अगर मुझे उसके बड़े लोगों को वहाँ तक लाने के लिए और अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए कुछ भी करना है, तो मुझे उसको जब तक एकम्प्लिश नहीं होता मुझे उसके पीछे लगे रहना है। तो निश्चित रूप से संस्थान समृद्ध होंगे, विश्वविद्यालय समृद्ध होंगे, और जो आपने जिक्र किया प्राइमरी एजुकेशन, वो समृद्ध, जब बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, जब हमें उसे जड़ भी बताना है और जगत भी बताना है,
जो मैंने आपको बताया कि वो मैंडरिन इतने फ्लुएंटली बोल रहे हैं, छोटे बच्चे, 9th के बच्चे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इन्होंने ये कब सीखी इतनी कठिन भाषा, लेकिन वो बोल रहे हैं। तो जब हम उन पे मेहनत करेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन ठीक होगी। हम पे तो एक फिनिश्ड गुड की तरह बच्चा आता है ग्रेजुएशन में, जब वो सब कुछ कर चुका होता है, तो वहाँ के बाद वो आप पे वो प्रोडक्ट आ रहा है और उसके बाद आप उसको और रिफाइन कर रहे हैं उच्च शिक्षा के माध्यम से और स्किल्ड कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय भी है और इसके लिए लगने की भी आवश्यकता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है और चुनौतियों के साथ, जो चुनौतियां मैंने अभी आपको बताई कि हर तरीके की चुनौतियां सामने हैं, लेकिन हर संस्थान अपना काम करे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। तो अमेरिका तो पूरा भारत के युवाओं ने बनाया है, पूरा भारत के युवाओं ने बनाया है। तो अगर हमारे बच्चे बाहर जाके ये सब कर रहे हैं, मतलब जो हमारा जर्मन डेलीगेट्स आया था उसमें एक राहुल कुमार जी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट सिटी, और वो राहुल कुमार पंजाब से थे एंड ही इज़ यंग। तो वो अगर वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप के रोल में भी हैं और वो उतने बड़े डेलीगेशन को उत्तराखंड में लाए हैं और विश्वविद्यालय तक आए हैं और यूथ के साथ संवाद कर रहे हैं कि आप लोग स्किल्ड हो जाइए और हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, तो निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी आज के युवा के पास हम लोगों से ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है ये शिक्षकों को बताना है, उनकी मेंटोरशिप देनी है। और मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे लैक ऑफ गाइडेंस से भी परेशान हैं। हमें लगता है कि कौन इतना बात करे, कौन इसको समझाए, इसने गलत सब्जेक्ट ले लिया, अब ले लिया चलने दो। यहाँ तो एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट हैं दून यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ऑनर्स के कोर्सेज चलते थे, लेकिन मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में देखती थी कि वहाँ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट हैं बीए में। तो वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में कोई बच्चा कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट नहीं ले रहा है, आप सोच रहे हैं इससे क्या बात करनी है, ये तो नहीं ले रहा, ये तो अड़ा हुआ है। नहीं, ये हमारी ड्यूटी है उसे बताने की कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन आप देख रहे हैं 2000 बच्चे लाइन में लगे हैं, तो आप सोच रहे हैं किस किस को बताऊंगी मैं। तो ये एक बहुत ही डेडिकेशन का जॉब है शिक्षक का। अगर आपने ये सोच लिया कि ये अच्छा जॉब है और आप ही इसके कर्णधार हैं, आपने ही इस बच्चे को बताना है, इस बच्चे के माता पिता को भी नहीं पता, इसको स्वयं भी नहीं पता, तो आपको गाइडेंस के और मेंटोरशिप के रोल में आना पड़ेगा। और वो पैशन जो हमारी शुरुआत भी थी, जो तौफीक ने पूछा था शुरू में कि आप पुरानी और आज की शिक्षा पद्धति को कैसे लेते हैं, तो ये सेगमेंट में जो बढ़ गई कि वो पैशन था, फिर वो जॉब बना, फिर वो व्यवसाय बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप शिक्षक हैं तो पैशन तो नहीं छोड़ना चाहिए अपना, क्योंकि ये पैशनेट जो लोग थे, चाणक्य से लेकर और एक लंबी परंपरा शिक्षकों की है, वो पैशन से ही, वो कहते हैं कि नर्स जो संघार है और सृजन है वो शिक्षक की गोद में पलता है। तो अगर आपकी गोद में सृजन पल रहा है तो निश्चित रूप से आपको बच्चों को सृजनात्मक और उसके साथ मेरी ये भी कोशिश होती है, जब कोई टीचर्स मुझे कहते हैं कि मैं घर गया था या गई थी, मेरा बच्चा था, तो जब तक हम उसके अंदर ये भावना नहीं डालेंगे, मैं हर शिक्षक को कहती हूँ, उनको थोड़ा सा सिजोफ्रेनिक भी लगता होगा ये आइडिया, कि यदि मैंने अपने संस्थान में या अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जस्टिस कर दिया तो मेरे बच्चे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। अब क्योंकि मैं साहित्य से हूँ तो मैं ये मेटाफिज़िकल बातें कर सकती हूँ। एक साइंस के टीचर को समझ नहीं आता कि भाई अगर वो अपने बच्चों को नहीं देखेंगे और केवल इन्हीं बच्चों को देखेंगे तो उनके बच्चे अच्छा कैसे करेंगे, वो लॉजिक पूछ सकता है। लेकिन मेरा ये विश्वास है, मेरा ये अनुभव भी है कि अगर आपने अपने बच्चे छोड़ दिए मीन्स अगर आपने वो वक्त इन बच्चों को दे दिया जिनके लिए आपके घर की रोजी रोटी चल रही है, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे अच्छा कर लेते हैं। ये एक अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपने संस्थान को कहीं से कहीं ले जाएंगे। अगर आप समझे ही नहीं और आपने यही ध्यान दिया कि अब मुझे चाइल्ड केयर लीव ले लेनी है, मुझे सरकार ने 2 साल की छुट्टी दी है तो मैं 2 साल का ऐब हो जाऊँ, मेरी सारी चाइल्ड केयर लीव एग्जॉस्ट हुई। मुश्किल से मैं अपनी चाइल्ड केयर लीव बहुत ही कम ले पाई, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे ले के बैठना है, सिर्फ इसलिए बैठना है क्योंकि ये सरकार ने मुझे
एक सुविधा दी है तो मुझे बैठ जाना है, ये कभी मैंने नहीं सोचा। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि जिन बच्चों के लिए मुझे लगाया गया है वो मेरे बच्चे हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें, उनको समय दूं या इनको समय दूं या दोनों में बैलेंस बिठाऊं या ज़्यादा उनको दूं जिससे घर का चूल्हा जलता है, तो मेरे ख्याल में कोई हानि जैसा, कोई ये लॉस जैसा कोई विषय नहीं होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी, वाकई मैम काम को काम की तरह से करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर तरक्की पानी है तो समय व्यस्त करने से अच्छा है कि काम को हम लगन से करें। और जैसे कि आपने हमें दून यूनिवर्सिटी की यात्रा और अपनी यात्रा कराई, और यकीनन हम ये मानते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके मेंटरशिप में, आपकी लीडरशिप में दून यूनिवर्सिटी आगे टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ज़रूर शामिल होगी। इन बातों के साथ हम अपने कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे। मैम, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।